वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एक नए टॉपिक को लेके आया हूं, जिसमें हम लोग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज ABS एकेडेमिया EDU, मेरे दूसरे फेसबुक पेज अभ्यास एकेडमी MDP को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, या कोई भी डाउट्स हो लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि ABS एकेडेमिया है, तो वहां पे भी आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप वहां पे डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके आप मेरे फेसबुक पेज या मेरे टेलीग्राम तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स को शुरुआत से, स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लेक्चर है ये किसी भी एग्जाम्स में आपको यूजफुल होगा, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, SSC JEE, AE JEE एंड ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। यदि आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इन बीम्स से टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को सर आसानी से कैसे समझा जाए, ये क्या होता है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। तो मैं डेली आपके सामने डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के नए लेक्चर्स लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ये चैप्टर आपको कंप्लीट पूरा कराया जाएगा। चलिए देखते हैं डिफ्लेक्शन एंड स्लोप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग डिफ्लेक्शन जिसको Y से और स्लोप जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, कि ये डिफ्लेक्शन एंड स्लोप हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट में हम लोग किसी भी कंपोनेंट या बॉडी को डिजाइन करते हैं, जैसे कि बीम, कॉलम या स्प्रिंग्स या प्रेशर वेसल्स, ऐसी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करते समय मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है या मटेरियल के प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन से लोड को लगाने पे वो बॉडी कैसा बिहेव करेगा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो किसी भी कंपोनेंट को दो प्रकार से डिजाइन किया जाता है। एक तो डिजाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के बेसिस पे मटेरियल को डिजाइन करते हैं। और दूसरा तरीका होता है किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने का ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजिडिटी या स्टिफनेस, भी आप इसे बोल सकते हो, रिजिडिटी और स्टिफनेस। तो किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो स्ट्रेंथ मेथड होगा या मेरा रिजिडिटी और स्टिफनेस मेथड होगा। अब ये जो स्ट्रेंथ मेथड होता है ये स्ट्रेस को डिनोट करता है। स्ट्रेंथ किसको डिनोट करता है? स्ट्रेस को। तो जब हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बॉडी पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आने वाला है, जैसे बॉडी पे लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी पे जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो परमिसेबल या अलाउएबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है कि जैसे कि कोई बॉडी या कंपोनेंट का परमिसेबल लिमिट अगर 100 मेगापास्कल है, ये आपको पता है कि हमारा बॉडी 100 मेगापास्कल स्ट्रेस को झेल सकता है, तो हम बॉडी पे स्ट्रेस ऐसा ही लगाएंगे ताकि जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो वो परमिसेबल लिमिट से या तो कम हो या उसके बराबर हो। और जिस समय ये मैक्सिमम स्ट्रेस परमिसेबल स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा तो बॉडी में क्या होगा? फेलियर हो जाएगा। तो जब हम बॉडी को स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे डिजाइन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बॉडी का जो स्ट्रेस है वो परमिसेबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए।
तो जैसे कि मान लीजिए हम बीम को डिजाइन कर रहे हैं, तो बीम में दो प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, जो आपको पता है, एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। तो जब आप बेंडिंग स्ट्रेस को डिजाइन करोगे तो बोलेंगे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, और जब आप शियर स्ट्रेस से डिजाइन करोगे तो हम बोलेंगे बॉडी का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो हमारे परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए। तो जब हम बीम के दोनों ही स्ट्रेसेस को, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, जब इन दोनों ही स्ट्रेसेस को हम परमिसिबल लिमिट से कम रख देंगे तो हमारा बॉडी सेफ हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो सेफ हो जाएगा। अब एक दूसरा प्रकार है रिजिडिटी और स्टिफनेस क्राइटेरिया। अब ये क्या बताता है हमें कि बॉडी में जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, बॉडी में जो भी डिफॉर्मेशन होगा, जैसे लोड लगाओगे तो बॉडी डिफॉर्म करता है, तो जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है वो हमारे परमिसिबल डिफॉर्मेशन से कम होना चाहिए। तो हम रिजिड और स्टिफनेस क्राइटेरिया से भी बॉडी को डिजाइन करते हैं कि आपने स्ट्रेस को तो सेफ रख लिया, तो क्या आपका बॉडी में जो डिफॉर्मेशन है क्या वो परमिसिबल लिमिट से कम है या ज्यादा है। तो इन बेसिस पे भी हम बॉडी को डिजाइन करते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं या स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या बताता है, बॉडी का डिफॉर्मेशन बताता है। तो हम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप किसी भी बीम में इसलिए स्टडी करते हैं ताकि बॉडी को या बीम को जब हम डिजाइन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजिडिटी वो बॉडी हमारा क्या हो, सेफ हो जाए। तो हमारा मेन एम क्या है डिफ्लेक्शन को पढ़ने का, कि हम बीम में लोड लगाने के बाद उसके डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, कितना डिफ्लेक्शन या कितना स्लोप होगा। और जब ये हमें पता चल जाता है तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे परमिसिबल लिमिट से कम है या नहीं है। अगर कम है तो बढ़िया, अगर कम नहीं है तो कम कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जो भी मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रखा हूं। ये पीपीटी जो है इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और जो मुझे समझाना होगा वो मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। जैसे क्या बोल रखा है, एनी कंपोनेंट इज डिजाइन्ड ऑन टू क्राइटेरिया, फर्स्ट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा है रिजिडिटी और स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया हमें बोलता है कि जो बॉडी का मैक्सिमम स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, और रिजिडिटी या स्टिफनेस क्राइटेरिया बोलता है कि बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है वो परमिसिबल डिफॉर्मेशन से कम होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इज डिटरमाइंड सो दैट बीम्स कैन बी डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजिडिटी और स्टिफनेस। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम बीम में सिर्फ इसलिए डिटरमाइन करते हैं ताकि बीम को हम रिजिडिटी क्राइटेरिया से सेफ रख सकें, रिजिडिटी क्राइटेरिया से डिजाइन कर सकें। अब चलते हैं कि आखिर डिफ्लेक्शन होता क्या है। आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हम डिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं। तो देखिए डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं वाई से या डेल्टा से या डेल्टा से, ट्रायंगुलर डेल्टा, और इसका यूनिट होता है एमएम। अब ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर मैंने कोई लोड लगाया, लोड किसी प्रकार का हो सकता है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल या कपल। तो लोड लगाए तो मान लीजिए बीम का जो एक्सिस है वो डिफ्लेक्ट हो गया और ये कुछ नया शेप ले लिया। देखिए ये कुछ नया शेप ले लिया। तो बीम का इनिशियल पोजीशन तो ये था और ये आपका है बीम का फाइनल पोजीशन। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप है, जो लीनियर डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन होता क्या है, इट इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एक्सिस ऑफ द बीम। इनिशियल और फाइनल एक्सिस ऑफ द बीम के लीनियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, एंड इट अकर्स आफ्टर डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोडिंग। और ये होता कब है, तो लोड लगाने के बाद होता है। तो डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी आपको, तो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है लीनियर डिफॉर्मेशन। डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर डिफॉर्मेशन। और आपको पता है लीनियर डिफॉर्मेशन का यूनिट क्या होगा, एमएम होगा। ये आपको डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, हम लोड लगाएंगे तो बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बीम की एक्सिस अपने पोजीशन से बदल के दूसरे पोजीशन पे चले जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो गैप है उस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अब देखिए स्लोप को डिनोट किया जाता है थीटा से, स्लोप इज डिनोटेड बाय थीटा, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। अब स्लोप क्या होता है कि मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम है, मैंने उस पर लोड लगाया, बीम डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया वो तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको स्लोप कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट के अलोंग में एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा उस पॉइंट को टच करते हुए, और उस पैरेलल लाइन
और जो इनिशियल एक्सिस था उनके बीच के एंगल को मेजर करेंगे। देखिए ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। मान लीजिए हमें यहां पे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर से आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद फिर से आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल मेजर कर लीजिए, और वही एंगल होता है क्या, आपका स्लोप। तो स्लोप क्या बताता है, तो इट इज एंगल बिटवीन इनिशियल एंड टेंजेंट ऑन फाइनल पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द बीम। बीम के एक्सिस का जो फाइनल पोजीशन है उस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, और बीम का जो इनिशियल पोजीशन है उनके बीच का जो एंगल है वो कहलाता है स्लोप। अब जबकि स्लोप एक एंगल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर डिफॉर्मेशन। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन को। अब क्योंकि आपको पता है कि एंगल निकालने का तरीका होता है टेन थीटा, हम टेन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ये सारे डिफॉर्मेशन कैसे डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटा होता है, तो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा, मतलब जो थीटा मिलेगा वो बहुत ही कम मिलता है। और जब थीटा जब स्मॉल होता है तो टेन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया कि थीटा जो होता है वो डीवाई अपॉन डीएक्स होता है। जैसे आप किसी भी लाइन का स्लोप लिखते हो ना, तो स्लोप क्या लिखते हो, डीवाई अपॉन डीएक्स, और इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब क्योंकि टेन थीटा में थीटा बहुत छोटा है तो इसको हम ऑलमोस्ट थीटा के बराबर बोल सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है स्लोप और डिफ्लेक्शन का। आई होप यहां तक आपको सब कुछ बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहां से एक ही दो बन सकते हैं कि स्लोप का यूनिट क्या होता है या डिफ्लेक्शन का यूनिट क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है कि स्लोप कैसा डिफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेक्शन लीनियर डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब ये बहुत जरूरी है कि बाउंड्री कंडीशंस को समझना, क्योंकि ये आप समझोगे तो ही आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि मान लीजिए केस 1 में हम एक कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं और एक बीम ड्रॉ करा और बीम में लोड लगाया, बीम डिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जो वो फ्री इंड पे मिलेगा आपको। ये जो फ्री इंड है जिसको मैं बी से डिनोट किया हूं, तो बी पे आपको मिलता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और इसी बी पे आपको स्लोप भी मिलता है मैक्सिमम। बट यही फिक्स्ड इंड पे जाएंगे तो फिक्स्ड इंड पे डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है और स्लोप भी जीरो होता है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि फिक्स्ड इंड पे डिफ्लेक्शन और स्लोप जीरो होगा, कि फिक्स्ड इंड से फ्री इंड की ओर बढ़ेंगे तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन बढ़ता रहेगा, और ये फ्री इंड पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा और फिक्स्ड इंड पे जाके जीरो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए केस 2, सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सिमेट्रिक लोड। कोई भी लोड अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगाऊंगा और मिड स्पैन के लेफ्ट और मिड स्पैन के राइट में लोड का डिस्टेंस, लोड का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो ऐसे लोड सिमेट्रिक लोड बोलते हैं। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम के। मिड स्पैन मतलब बीम के बीचों बीच दाहिने और बाएं साइड लोड एक जैसा है, जैसे कि पूरे बीम पे अगर यूडीएल लगा दें, या सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा दें, या बहुत सारे भी पॉइंट लोड लगा सकते हैं, लेकिन लोड का मैग्नीट्यूड और लोड का जो दूरी है वो मिड से दोनों सपोर्ट की ओर बराबर हो, तो ऐसे लोड को बोलते हैं सिमेट्रिक लोड। तो मान लीजिए किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर हम सिमेट्रिक लोड लगाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो देखिए ऐसा होगा, ये जो नीचे में डॉटेड कर बना रखा हूं कुछ ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब ये डिफ्लेक्शन भी सिमेट्रिक होगा, और अगर डिफ्लेक्शन सिमेट्रिक होगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि सपोर्ट पे कोई डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट पे सपोर्ट है और सपोर्ट बीम को डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। तो एट दी सपोर्ट डिफ्लेक्शन ए और बी पे क्या होता है, जीरो होता है। सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, और जो सबसे अधिक जो डिफ्लेक्शन होता है वो मिड पे होता है। ये पॉइंट सी पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम। देखिए एट मिड स्पैन डिफ्लेक्शन सी तो होता है वो मैक्सिमम। अब आ जाइए स्लोप पे। स्लोप इसमें दूसरे प्रकार से बिहेव करता है, कैंटिलीवर बीम की तरह नहीं होता। अगर मैं सेंटर पे यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं और मैं पूछूं इस टेंजेंट लाइन का इस इनिशियल लाइन मतलब इनिशियल जो एक्सिस है उससे कितना एंगल है, तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और ये टेंजेंट और इनिशियल पोजीशन एक्सिस का दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कोई एंगल बनेगा नहीं, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप सी पे मिड पे स्लोप क्या होता है, जीरो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर सिमेट्रिक लोड होता है तो मिड पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है और स्लोप जीरो होता है।
और अगर सपोर्ट पे जाए, देखिए सपोर्ट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये एक टेंजेंट रहा, या मैं ए पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ए पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अब मैं ये वाला एंगल या इधर वाला एंगल, मैं कोई भी एंगल मेजर करूंगा तो दोनों साइड जो एंगल आएगा वो इक्वल आएगा और वो मैक्सिमम एंगल मिलेगा। मतलब मैं मिड से जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ बढ़ूंगा मेरा स्लोप बढ़ने लगेगा और सपोर्ट पे स्लोप हो जाएगा मैक्सिमम। तो थीटा ए और थीटा बी जो होते हैं वो बराबर होते हैं और मैक्सिमम के इक्वल होते हैं, लेकिन ये अपोजिट साइन के होते हैं, इसलिए देखिए थीटा ए बराबर माइनस थीटा बी लिखा है मैंने। माइनस का मतलब अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मतलब जितना एंगल ए पे है उतना ही एंगल बी पे है, लेकिन ए पे एंगल क्लॉकवाइज है, देखिए ये एंगल कैसा है क्लॉकवाइज, और बी पे एंगल कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपली सपोर्टेड बीम सिमेट्रिक लोड में आपको ध्यान रखना है कि मिड में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, मिड में स्लोप जीरो, सपोर्ट पे स्लोप मैक्सिमम और सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक है, अब देखिए केस 3 है, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर अनसिमेट्रिक लोड। अनसिमेट्रिक लोड में मतलब मैं किसी प्रकार का लोड लगा दूं जो सिमेट्रिक ना हो, तो ऐसे कंडीशन पे जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा, जो नीचे डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन मिड में नहीं जाएगा। मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लेते हैं चलिए डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड स्पैन नहीं है, मिड स्पैन तो यहां पे है। तो मैं बोल सकता हूं कि वाईमैक्स जो होगा वो इज नॉट एट मिड स्पैन, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिड स्पैन पे नहीं मिलेगा, ये श्योर है। दूसरी बात, जहां पे भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां का पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट आपके इनिशियल एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। तो क्वेश्चन हो सकता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अनसिमेट्रिक लोड पे स्लोप जीरो कहां पे होता है, तो जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, या डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहां पे होता है, तो जहां पे स्लोप जीरो होता है। अब ये कहां पे होता है ये तो कैलकुलेट करना होगा, ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम यहीं पे होगा, वो कहीं भी हो सकता, बट ये श्योर है कि मिड पे नहीं हो सकता, क्योंकि मिड पे होगा तो सिमेट्रिक लोड की कंडीशन में होगा, अनसिमेट्रिक में नहीं होता। अब देखिए डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट क्या होता है जीरो। अब एंड पे जहां पे सपोर्ट है वहां तो डिफ्लेक्शन जीरो ही होगा। अब आ जाइए, थीटा ए और थीटा बी बराबर नहीं होंगे। अनसिमेट्रिक लोड में ए का एंगल और बी का एंगल इक्वल नहीं होता है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, देखिए यहां वाला एंगल आपको अधिक दिख रहा है और यहां वाला एंगल आपको कम दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ए और बी का एंगल बराबर नहीं होता है। तो जी मैक्सिमम कहां पे होता है, बात तो ये है कि मैक्सिमम स्लोप आखिर है कहां, तो थीटा इज मैक्सिमम एट सपोर्ट विच इज नियरर टू वाई मैक्स पॉइंट। तो थीटा मैक्सिमम उसी सपोर्ट पे होगा जो सपोर्ट आपके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के करीब होगा। जैसे इस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अगर मेरा डिफ्लेक्शन मिड के लेफ्ट में है, ये कौन सा साइड है लेफ्ट है, तो मिड के लेफ्ट में है तो ए सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ए सपोर्ट पे स्लोप हो जाएगा आपका मैक्सिमम। अगर डिफ्लेक्शन मेरे मिड के राइट में होता तो स्लोप जो है वो बी पे होता मैक्सिमम। सिंपल सी बात है, अनसिमेट्रिक लोडिंग में स्लोप मैक्सिमम उस सपोर्ट पे होता है जो सपोर्ट डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के करीब होता है, या तो ए या बी। ठीक है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, मिड पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम नहीं होता है। डिफ्लेक्शन कहीं पे भी मैक्सिमम हो सकता है, ये कैलकुलेट करने वाली बात है, हम देख के नहीं बता सकते हैं। जहां पे भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मोर्स थ्योरम। मोर्स थ्योरम, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो डिफ्लेक्शन चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोर्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए इसके दो थ्योरम है जी। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 क्या है, देखिए अभी मैं आपको केवल इसका थ्योरी दे रहा हूं, मैथमेटिकली क्या होता है इसको थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। थ्योरम 1 क्या बोलता है कि किसी भी दो पॉइंट के जो स्लोप का डिफरेंस होगा, मान लीजिए कोई पॉइंट ए और बी है, उनके बीच में जो स्लोप का डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम। एम बाई ई आई डायग्राम का जो एरिया होगा उनके एरिया को ही हम किसी भी दो पॉइंट के स्लोप का डिफरेंस बता सकते हैं। अब ये एरिया कहां तक का एरिया, तो जिन दो पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का एरिया। जैसे मैं अगर बोलूं एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो उनके बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी।
अब मैथमेटिकली इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, ये क्वेश्चन एग्जांपल लेके चलेंगे तब। तो ये थ्योरम 1 है। अब आ जाइए थ्योरम 2 क्या होता है। थ्योरम 2 बताता है कि किसी भी दो पॉइंट के डिफ्लेक्शन का डिफरेंस, मान लीजिए दो पॉइंट्स ए बी हैं, उनके बीच का अगर मैं डिफ्लेक्शन का डिफरेंस लिखना चाहता हूं, तो जो डिफ्लेक्शन का डिफरेंस होता है वो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम होता है। मोमेंट ऑफ, ये वाली बात पूरी आप यहां पे दोबारा लिख सकते हैं। फिर वाई बी माइनस वाई ए जो होगा वो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो दो पॉइंट जो ए बी थे उनके बीच का जो मोमेंट एरिया डायग्राम था, उनका एरिया जो था, उस एरिया का मोमेंट। अब एरिया का मोमेंट लिखते कैसे हैं, तो एरिया को हम ए लिख देते हैं, जो भी एरिया होगा मान लीजिए ए है, और इस एरिया में एक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि डिस्टेंस होता है वाई बार। अब बात आती है कि ये वाई बार क्या होता है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। वाई बार डिस्टेंस होता है किन का, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between centroid of area of m upon ei diagram and point of non-zero slope, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो y बार होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम एंड पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। मुझे मालूम है अभी बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सर m बाई ई आई डायग्राम क्या है, ये नॉन जीरो स्लोप क्या है, ये सेंट्रॉइड क्या है, सब कुछ आएगा। थोड़ा सा आराम रखें, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो ये दो थ्योरम को ध्यान रखना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू मोर्स थ्योरम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ एनी टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के स्लोप का डिफरेंस किसके बराबर है, ऑप्शन दे देगा आपको, तो उस ऑप्शन को टिक करना है या क्लिक करना है जिसमें आपका लिखा हो एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। इसी प्रकार से थ्योरम 2 क्या होता है, तो किसी भी दो पॉइंट का अगर डिफ्लेक्शन का डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, इट इज मोमेंट ऑफ एरिया, उस एरिया का मोमेंट होता है, उस एरिया का मोमेंट होता है। और बाकी जो भी छोटे मोटे चीजें हैं वो मैं आपको अभी अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए समझते हैं आगे क्या हो रहा है। पहली बात कि जब मैं आपको बोला m अपॉन ई आई डायग्राम, तो बहुत लोगों का दिमाग घूम गया होगा कि सर ये कौन सा डायग्राम है, m अपॉन ई आई डायग्राम क्या होता है। देखिए m अपॉन ई आई डायग्राम को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको BMD मालूम है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये तो आप सबको ही जानते हो। किसी भी बीम पे लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD ड्रॉ कर लेंगे, और BMD ड्रॉ कर लेंगे तो EI होता है बीम का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। EI को हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, तो आपको मालूम है E तो जो होता है आपका होता है यंग्स मॉडुलस, E आपका है यंग्स मॉडुलस, और I जो होता है वो होता है INA। मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन होगा बीम का, चाहे वो स्क्वायर होगा या सर्कुलर होगा या ट्रायंगुलर होगा, जो भी सेक्शन होगा उस सेक्शन का एक INA वैल्यू होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, बीम में जो मटेरियल प्रयोग किया गया है उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, और बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका INA, उनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं EI, और EI कहलाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो अब बात है कि मान लीजिए आपने BMD ड्रॉ करा और BMD के वैल्यूज को EI से डिवाइड कर दिए, BMD का जो भी वैल्यू है उसको EI से डिवाइड कर दिया है, तो जो एक नया डायग्राम बनेगा ना, उसी डायग्राम को हम बोलते हैं M अपॉन EI डायग्राम। तो M अपॉन EI डायग्राम क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में EI कांस्टेंट है, जो कि 99% चांस है कि आपके बीम का EI कांस्टेंट ही रहेगा। EI क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। अगर EI चेंज नहीं हो रहा है तो आपको M बाई EI डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप BMD को ड्रॉ करिए, BMD का एरिया लिखिए और उस एरिया को EI से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी आप समझे कि अगर बीम में EI कांस्टेंट है तो फिर मुझे BMD ड्रॉ करना है और BMD को EI से डिवाइड कर देना है, तो वो एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम निकल जाएगा उससे। तो आपके मन में डाउट हो सकता है कि अगर EI कांस्टेंट ना हुआ तो इस डाउट को कुछ देर के लिए संभाल के रखिए,
क्योंकि मैंने क्या बताया है कि 99% प्रॉब्लम्स में EI कांस्टेंट ही रहेगा। जो 1% की बात है, अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो जब बीम एंड डिफ्लेक्शन जब खत्म होने वाला होगा, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर EI कांस्टेंट नहीं रहा तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। दूसरी बात, जो मैं थ्योरम 1 दिया था, थ्योरम 1 में आपको बोला था कि जो किसी भी दो पॉइंट के जो स्लोप का डिफरेंस है वो एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम होता है। तो बात यह है कि मान लीजिए एरिया अगर 100 आ गया, एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एरिया 100 आ गया, तो फिर थीटा बी माइनस थीटा ए को हम 100 लिख सकते हैं, थीटा बी माइनस ए थीटा ए 100 लिख सकते हैं। तो बात यह है कि मुझे थीटा बी कैसे पता चलेगा, क्योंकि थीटा बी पता करने के लिए मुझे थीटा ए चाहिए, है ना। तो सिंपल से लॉजिक इसमें यूज करेंगे हम लोग कि हम इन दो पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करते हैं ताकि एक पॉइंट का स्लोप अपने आप 0 हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मुझे थीटा बी, हमसे क्वेश्चन में बी का स्लोप पूछा है, तो जहां का पूछा है वहां का एक स्लोप रख देंगे यहां पे, और जिसका स्लोप पता है कि वो 0 है, जैसे कि मान लीजिए हमको पता है कि ए का स्लोप 0 है, तो हम दूसरा पॉइंट ए का रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए बी का स्लोप पूछा है माइनस ए का स्लोप, और ए का स्लोप क्योंकि 0 है तो मेरा बी 100 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम स्लोप वाले इक्वेशन में मोर्स थ्योरम के पहले थ्योरम में दो पॉइंट को कौन सा सिलेक्ट करें। तो एक पॉइंट तो आप वो सिलेक्ट करो कि जहां का स्लोप आपको चाहिए, और दूसरा पॉइंट वो सिलेक्ट करो कि जहां का स्लोप आपको मालूम है कि ये 0 है। जैसे कि कौन से कंडीशन में मालूम है, तो आपको मालूम है कि कैंटिलीवर बीम के फिक्स्ड एंड का स्लोप 0 होता है। तो मोर्स थ्योरम लगाते समय हमेशा एक पॉइंट फिक्स्ड एंड का रख लो ताकि वो स्लोप 0 होता है वो हट जाएगा, जहां का स्लोप चाहिए वहां का इक्वल एरिया के बराबर हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो सिमेट्रिक लोडिंग के कंडीशन में स्लोप 0 मिड पे होता था, बताया था ना, स्लोप 0 मिड पे होता है। तो एक पॉइंट आप मिड वाले को पकड़ लो, दूसरा पॉइंट वो पकड़ लो जहां का पूछा है आपसे। तीसरी बात आपके माइंड में चल रहा होगा, सर अनसिमेट्रिक लोड है तो क्या करेंगे। तो जी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे अनसिमेट्रिक लोड आ जाए तो आपको ये एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि स्लोप 0 कहां है, और क्योंकि ये मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो इस कंडीशन में हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। तो मतलब कि ये जो मोमेंट एरिया मेथड है, या जिसे हम मोर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये उन्हीं क्वेश्चंस या उन्हीं प्रॉब्लम्स पे वैलिड होता है जिनमें हमको पता हो कि स्लोप 0 कहां पे है, जैसे कि कैंटिलीवर बीम्स और सिंपली सपोर्टेड बीम के सिमेट्रिक लोडिंग में। अदरवाइज इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, उन सबको फॉलो करेंगे। इस बात को आप जान लीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया है कि दो पॉइंट कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब आता है सर थ्योरम 2 में भी तो YB माइनस Y है, तो यहाँ पे दो पॉइंट कौन से सिलेक्ट करें। तो जी डिफ्लेक्शन का पॉइंट वही होता है जो स्लोप का पॉइंट होता है। जैसे स्लोप में अगर आपने B माइनस ए लिखा है तो सेम डिफ्लेक्शन को भी लिख लीजिए B माइनस ए। मतलब डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है, इसका कोई अदर से कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने स्लोप के इक्वेशन को बनाया है सेम डिफ्लेक्शन में कॉपी कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक आपको सारी बात मुझे समझ में आ गई कि पॉइंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, एरिया क्या है, M/EI डायग्राम क्या है, BMD क्या है, EI क्या है। अब ये बात है कि मैं बार बार आपको मोमेंट एरिया मेथड बोल रहा हूं, तो मोमेंट एरिया मेथड क्या है। तो मोमेंट एरिया मेथड कुछ नहीं है। मोमेंट एरिया मतलब क्या, मोमेंट का एरिया, मोमेंट एंड एरिया। मोमेंट एंड एरिया क्या होता है, मोर्स का पहला थ्योरम और मोर्स का दूसरा थ्योरम। तो मोमेंट एरिया मेथड बोलिए या मोर्स थ्योरम बोलिए, तो मोमेंट एरिया मेथड एक मेथड है जिससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एरिया एंड मोमेंट। एरिया और मोमेंट को यूज करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड को मोमेंट एरिया मेथड बोल देते हैं। और जो मेथड को कैलकुलेट करने में या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने में जो थ्योरम हमें हेल्प करता है उस थ्योरम का नाम है मोर्स थ्योरम। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे मैंने मोर्स थ्योरम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि थ्योरम 1 क्या होता है, थ्योरम 2 क्या होता है, ये भी आपको मैंने सब कुछ यहां एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस को। मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए हैं कि जी एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है,
और कैंटिलीवर बीम का जो लेंथ L है और कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक कपल है M कपल है, एक कपल M है, ठीक है। और ये मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको ये एज्यूम करके चलना है कि EI मतलब EINA इज कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में बोल देगा डिफरेंट है तो फिर वो दे रखेगा कि कैसे डिफरेंट है। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब वो कांस्टेंट है। चलिए मान लीजिए मैं बोल दिया कि कोई एक बीम है, बीम का लेंथ L है और बीम के फ्री एंड पे कपल M है और बीम का यंग्स मॉडुलस और INA का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा? आपसे पूछा है मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे सबसे पहले इसका BMD ड्रॉ कर लीजिए। मैं सबसे पहले आपको BMD ड्रॉ करने बोल रहा हूं। BMD कैसा होगा जी? तो आपको मालूम है कि इसका BMD रेक्टेंगुलर होता है। एक सेकेंड, इसका BMD रेक्टेंगुलर होता है कुछ ऐसा। ये मैंने BMD ड्रॉ कर दिया। अब इस BMD का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है जी? M होता है। जो रेक्टेंगुलर BMD बना है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो M होगा। पूरे बीम पे बेंडिंग मोमेंट विल बी सेम विच इज M। तो अब आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम स्लोप। तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो आप दो पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको मैंने बताया था एक पॉइंट तो फिक्स्ड वाला लेना है ताकि हमें पता है कि A का स्लोप 0 होता है, और एक पॉइंट फ्री कर लीजिए क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम स्लोप कहां पे होता है? फ्री पे होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा बी माइनस थीटा ए, ताकि A का स्लोप पहले ही 0 हो जाए। तो अब जो भी एरिया निकलेगा वो थीटा बी के बराबर होगा। अब इस BMD का एरिया लिखिए। BMD का एरिया क्या हुआ? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? लेंथ L। ये बेस हो गया इसका लेंथ, और इस रेक्टेंगल का जो हाइट है वो M, तो एरिया हो गया ML। अब इस ML को डिवाइड कर दीजिए EI से, और यही आपका आ गया स्लोप। यही हो गया आपका मैक्सिमम स्लोप। कुछ नहीं करना है जी, यही मैक्सिमम स्लोप है। ML अपॉन EI इज द मैक्सिमम स्लोप। अब क्योंकि स्लोप मिल गया तो चलते हैं डिफ्लेक्शन पे। तो डिफ्लेक्शन के पॉइंट जैसा हम स्लोप का लिखते हैं वैसा ही लिख लेते हैं। जैसे थीटा बी माइनस थीटा ए लिखे हैं तो वैसा ही हम डिफ्लेक्शन को भी लिख लेंगे, YB माइनस YA, YB माइनस YA। अब क्योंकि A फिक्स्ड इंड है तो A का डिफ्लेक्शन 0 होगा, इज इक्वल टू, तो YB क्या है? Y मैक्स है, जो B है वही मैक्स है। ये मैक्स क्या होगा? तो अभी आपने देखा एरिया इंटू Y बार। तो एरिया क्या आया? एरिया तो ML अपॉन EI आया। मतलब एरिया जो है वो स्लोप है और कुछ नहीं है जी। जो एरिया है वो स्लोप है, ML अपॉन EI, एरिया लिख लिए। इनटू इसमें एक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है Y बार को। और मैंने आपको बताया था कि Y बार क्या होता है? तो इट इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। तो जो ये डायग्राम है ना जी, इसका सेंटर यहां पे है, और इस सेंटर का डिस्टेंस लिखो पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। देखिए एक तो होता है पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप, एक होता है पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। तो जीरो स्लोप क्या है? A है, A पे स्लोप क्या है? 0। B हो गया पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप। मतलब इस सेंटर का डिस्टेंस मुझे B से लिखना है। अब B से अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो आपको मालूम है कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो L/2 आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंटर मिड पे होगा L/2। तो मैं Y की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे L/2। तो ML/EI इंटू L/2 विल बी ML स्क्वायर अपॉन 2EI। हो गया आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ गया। स्लोप आ गया ML अपॉन EI और डिफ्लेक्शन हो गया मैक्सिमम ML स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, अब कुछ बातें और समझते हैं। अब देखो ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जी। ये लॉजिक लगाओ कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अगर हम कपल ऐसा दें तो बीम ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट कैसा होगा? बीम डिफ्लेक्ट कैसा होगा, है ना। सिंपल लॉजिक है कि अगर फ्री एंड पे मैं कपल को क्लॉकवाइज दूं, कुछ इस प्रकार से कपल दूं, तो मेरा बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। बस थोड़ा सोचना है। तो ये एंगल कैसा है? ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो जो स्लोप मिला वो क्लॉकवाइज मिला। आप वो लिख सकते हो कि स्लोप क्लॉकवाइज है। अच्छा, डिफ्लेक्ट नीचे हुआ तो मैं बोलूंगा डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये नेचर की जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आप लोड को ध्यान से देखो तो लोड खुद बता देगा कि बीम नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है
और एंगल जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर कोई दूसरा कंडीशन होता तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। अभी आप इतना समझिए, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ एल है और उसके फ्री एंड पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है डब्ल्यू, एक पॉइंट लोड है डाउनवर्ड डब्ल्यू, और मान लेते हैं इस बीम का EI जो है वो कांस्टेंट है, EI कांस्टेंट है। आपसे मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, तो आप सबसे पहले इस बीम का BMD ड्रॉ कर लें। इस बीम का BMD आपको मालूम है, BMD इसका ट्रायंगुलर बनता है कुछ ऐसा, ये हो गया BMD। और BMD अगर बन गया तो आपको मालूम है जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पे होगा, फिक्स्ड पे होगा, जो कि होता है W इंटू एल, लोड इंटू डिस्टेंस, WL। अब आपको स्लोप चाहिए। चलिए देखिए, मान लीजिए इसका नाम मैंने A रख दिया, मान लीजिए इसका नाम मैंने A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। आपको मालूम है A पे स्लोप 0 होगा, B का स्लोप चाहिए, तो B का स्लोप चाहिए, जहां का चाहिए उसको पहले लिखेंगे, जहां का मालूम है 0 है इसको बाद में लिखेंगे और इसको 0 करके हटा देंगे। अब इसका एरिया क्या होता है? तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है? लेंथ है L, इंटू ट्रायंगल का हाइट WL, ट्रायंगल का हाइट WL। जो भी एरिया आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए EI से, क्योंकि EI कांस्टेंट है, तो आपको मिल जाएगा स्लोप जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा WL स्क्वायर अपॉन 2EI। ये हो गया आपका मैक्सिमम स्लोप, ये हो गया मैक्सिमम स्लोप WL स्क्वायर अपॉन 2EI। अब आइए डिफ्लेक्शन पे, YB माइनस YA। आपको मालूम है जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्लोप का जो एरिया होता है वो एरिया लिख ले, एरिया मतलब स्लोप लिख ले, WL स्क्वायर अपॉन 2EI इनटू Y बार, एक डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ ये ट्रायंगल का सेंटर है, तो ट्रायंगल का सेंटर कहां से बताया था? नॉन जीरो स्लोप से, तो नॉन जीरो स्लोप तो ये है जी, B है नॉन जीरो स्लोप। और ये डिस्टेंस कितना होता है? तो ये डिस्टेंस होता है 12/3। आपको मालूम है ट्रायंगल का सेंटर इधर से L/3 और B से 12/3, 12/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका फॉर्मूला मिलेगा WL क्यूब अपॉन 3E&I। तो एक मिला आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया WL क्यूब अपॉन 3EI। और फिर मिला मैक्सिमम स्लोप कितना मिला? WL स्क्वायर अपॉन 2E&I। अब फिर से वही लॉजिक लगाना है कि लोड अगर नीचे है तो बीम तो डिफ्लेक्ट नीचे ही होगा ना जी, बीम ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड हो गया। और अगर मैं एंगल देखूं तो इनिशियल से फाइनल का जो एंगल है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल कैसा मिला? क्लॉकवाइज, ये एंगल हो गया क्लॉकवाइज। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग दो कंडीशन को समझे। अब इन दो कंडीशंस को मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब ये फॉर्मूला आपको कोशिश करना है याद रखने के लिए, क्योंकि आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे फॉर्मूले आपको डिराइव नहीं करने हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि किसी भी बीम पे मैं लोड लगाऊं तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होता है, शियर फोर्स का फॉर्मूला याद होता है, तो उसी प्रकार से आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कैसे इसको रटना है, कैसे याद करना है, कैसे इस पर प्रैक्टिस करना है, कैसे इसको शॉर्ट तरीके में याद रख सके इतने सारे फॉर्मूला को, ये सब कुछ मैं आगे चल के आपको समझा दूंगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि किसी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे अगर कोई कपल है तो जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो होता है ML अपॉन EI, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है ML स्क्वायर अपॉन 2EI। और अगर कोई एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड है तो जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो होता है WL स्क्वायर अपॉन 2EI, और जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो होगा WL क्यूब अपॉन 3EI। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आप कोशिश करो इनकी ये याद रहे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आगे ही मैं आपको ऐसे ही अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। इतना विश्वास रखिए कि 6 से 7 दिन में आपका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप इतने जबरदस्त तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा कि फिर आपको कोई बुक कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना आज आपको बताया है एक बार इसको जाके रिवाइज कर लीजिए, इसको नोट्स इसका बना लीजिए और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे जल्द ही आपके सामने एक नए लेक्चर को लेकर के जिसमें हम लोग इसके आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू मुझसे जुड़ने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए।